तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुलिस टारगेट में। तो आज हम बताने वाले हैं मगध साम्राज्य, जो कि प्रथम 2.0 के बैच की जो पेड क्लासेस हैं आरडब्ल्यू की, उसकी जो पीडीएफ है, जो हैंड नोट होती है, वो पीडीएफ आपको बताने वाले हैं। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हर एक क्लास की आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है डेली की डेली। शुरुआत करते हैं अपने मगध साम्राज्य की। हमने आपको महाजनपद पढ़ाए थे। महाजनपद में जो पहला जनपद था वो मगध था, जिसकी हमने आपको राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र बताई थी। शायद आपको याद भी हो, ग्रीवराज भी बताई थी। ठीक है, तो जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन सा था, वहाँ पर हमने ये बात भी बताई थी आपको कि जो सबसे शक्तिशाली जनपद महाजनपद है वो कौन सा था, तो वो मगध था। कौन सा था? मगध था। वर्तमान में मगध की स्थिति कहाँ है, कि वर्तमान में मगध है कहाँ? तो वर्तमान में मगध जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि मगध साम्राज्य का जो उदय हुआ है वो कौन सी शताब्दी में हुआ है, तो 6वीं शताब्दी में हुआ है। मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश आते हैं, तो HSNM, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश से सर्वाधिक क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी इन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं, इनको भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। हर एक को पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। ठीक है, शुरुआत हम अपनी हर्यक वंश से होगी। मगध साम्राज्य जो है उसका जो कार्यकाल रहा है पूरे मगध साम्राज्य का, यानी हर्यक, शिशुनाग, नाग, नंद और मौर्य वंश, जो इन चारों का कार्यकाल मिलाकर के 544 बीसी से 185 बीसी, 544 बीसी से 185 बीसी यानी 359 वर्ष तक इन चारों वंश का जो कार्यकाल है वो रहा है, जिसको हम मगध साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे गुलाम वंश है, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आया। उसके बाद में फिर गुलाम वंश के बाद में क्या आया, मुगल काल आया। मुगल काल में अलग अलग आए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एक मगध साम्राज्य है जिसमें कई वंश आए और उन वंश में भी जो लोग हैं उन लोगों के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की, हर्यक वंश के बाद कौन कौन आया। ठीक है, तो इतना बता चुके आपको। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से? हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश। ठीक है, इसके बाद प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो प्राचीन मगध साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो वृद्धरथ को माना जाता है। किसको? वृद्धरथ को माना जाता है, जिसका पुत्र जो है वो कौन सा था, तो जरासंध इसका पुत्र था। राजधानी हमने आपको क्या बताई थी, पाटलिपुत्र और ग्रीवराज। ठीक है, तो शुरुआत में जो राजधानी बनी वो कहाँ बनी, ग्रीवराज में बनी। मगध साम्राज्य की राजधानियां 3 बताई थी हमने आपको, जो कि अलग अलग लोगों ने उनमें अपनी राजधानी बनाई। जो सर्वप्रथम मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे वृद्धरथ, जिनका पुत्र जरासंध था, उसने अपनी राजधानी को ग्रीवराज में रखा। ठीक है, मगध साम्राज्य का जो पहला उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है, कि मगध साम्राज्य भी था, तो अथर्ववेद से इसका जो उल्लेख है वो मिलता है। इसके बाद अगर अब हम आते हैं वंश के ऊपर कि पहला वंश कौन सा था। हमने पढ़ा था HSNM, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मौर्य वंश बताया था। बाकी इन तीनों को भी पढ़ना है, क्योंकि इन तीनों से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इनके फाउंडर पूछे जाते हैं। फाउंडर का मतलब संस्थापक, कि हर्यवंश के संस्थापक कौन है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में, हर्यक वंश के बारे में।
हर्यक वंश का जो कार्यकाल है वो 544 से शुरू होकर बीसी से 412 बीसी तक जाता है। कहाँ तक? 412 बीसी तक हर्यक वंश का जो कार्यकाल है वो रहता है। इसके संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार हैं। कौन है? बिंबिसार। बिंदुसार अलग हैं और बिंबिसार अलग हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको? बिंबिसार, ठीक है। ये बिंदुसार भी आपको ऑप्शन में देता है और बिंबिसार भी आपको ऑप्शन में मिलता है, तो आप कंफ्यूज ना हो तो बिंबी याद रखेंगे, ठीक है। हर्यक वंश के कौन है? बिंबिसार हैं। अन्य नाम क्या है? तो शेड़िक है। उपनाम क्या है? तो छद्रोजस है। छद्रोजस किस में मिलता है? तो मत्स्य पुराण से इनका नाम मिलता है छद्रोजस। शेड़िक जो नाम है वो किस में मिलता है? तो जैन साहित्य में इनका नाम मिलता है। किनका? बिंबिसार का नाम जो है शेड़िक मिलता है जैन साहित्य में, और छद्रोजस मिलता है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, ठीक है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल जो है वो यही रहा है। 52 वर्षों तक ये कार्यकाल इनका चला है। कितने तक? 52 वर्षों तक चला है। 544 बीसी से 412 बीसी तक जो इनको जो कार्यकाल है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो कितना है? तो वो 52 वर्ष है। बिंबिसार ने राज्य विस्तृत के लिए क्या किया? विवाह का सहारा लिया। जैसे किसी अन्य राज्य की राजकुमारी से शादी की, अब वो उनसे युद्ध तो कर नहीं सकता है, ठीक है। तो बिंबिसार ने क्या किया कि अपने राज्य को बढ़ाने के लिए विवाह संबंध का सहारा लिया। उसने कई शादियां की अपने राज्य को विस्तार करने के लिए। इनकी 3 पत्नियां हुई, जिनका नाम पहली जो थी वो थी चेलना, जो कि चेटक की पुत्री थी, जो कि लिच्छवी वंश से संबंधित थी। उसके बाद में महाकौशला एक थी, कौशल नरेश की बहन। कौशल नरेश थे प्रसेनजीत, जिनकी बहन थी महाकौशला। इनको काशी दहेज में मिला था। जो दहेज की प्रथा है वो सर्वप्रथम यहीं से देखने को मिलती है कि दहेज की जो शुरुआत है वो कहाँ से शुरू हुई, तो वो यहीं से शुरू हुई। बिंबिसार को काशी दहेज में मिला, महाकौशला से शादी की। महाकौशला थी कौन? तो प्रसेनजीत की बहन थी। यहाँ इन्होंने चेलना से शादी की और फिर क्षेमा से शादी की, जो भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। किस प्रदेश की? भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने सर्वप्रथम क्या किया? अंग को जीता, जिसकी जो राजधानी है वो कौन सी थी? चंपा थी। कौन सी थी? चंपा थी। इसके बाद में उन्होंने क्या किया? अपने पुत्र जो अजातशत्रु था उसको अंग का गवर्नर बना दिया, यानी उपराजा बना दिया, ठीक है। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अंत में उसने जैन धर्म को अपना लिया। किसके कहने पर अपनाया था? तो उनकी पत्नी जो थी चेलना, उनके कहने पर अपना लिया था। क्यों अपना लिया था? चेलना थी लिच्छवी वंश से संबंधित। किससे? लिच्छवी वंश से संबंधित, ठीक है। और महावीर स्वामी जो थे वो भी थे किससे? जैन धर्म से संबंधित थे। राजधानी आपको शुरुआत में ही बता दी, लेकिन बिंबिसार ने जो अपनी राजधानी बनाई वो कहाँ बनाई? राजगृह बनाई। कहाँ बनाई? राजगृह। इन बिंबिसार का एक पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र। इसने राजगृह को उसका उत्तराधिकारी बना दिया। क्या बना दिया? उसको उत्तराधिकारी बना दिया। परंतु अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पितृ बिंबिसार की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या। इसीलिए इसे पहला पितृहंसा वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंसा वंश कहा जाता है। इनके 2 पुत्र थे बिंबिसार के,
ठीक है। तो इसने क्या किया, दूसरे को जो पुत्र था उसको ये ज़्यादा पसंद करता था और अजातशत्रु को थोड़ा कम पसंद करता था। तो इसने अजातशत्रु ने क्या किया कि इसकी हत्या कर दी। और पहला वंश ये है जिसको पितृहंता वंश कहा गया, और अजातशत्रु को भी पहला पितृहंता कहा गया। ठीक है। अजातशत्रु की भी इसके पुत्र उदयन के द्वारा हत्या कर दी गई। अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को मारा और उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। कौन? उदयन। इस प्रकार हर एक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। अभी आपको बोला हमने। ठीक है। अब बात आती है किसकी? अजातशत्रु की। बिम्बिसार तो मार दिया गया अजातशत्रु के द्वारा, अजातशत्रु भी मार दिया जाएगा उदयन के द्वारा। तो हर एक वंश को पितृहंता वंश बोला गया। 588 से 492 ईस्वी तक बिम्बिसार का शासनकाल रहा। उसके बाद में 452 से लेके 460 तक अजातशत्रु का कार्यकाल रहा। इसका अन्य नाम क्या था? तो कुड़िक था। पहला पितृहंता बोला गया इसको। इसकी माता कौन थी? तो महाकौशला थी। महाकौशला कौन? प्रथम दहेज जिनको काशी में मिला था बिम्बिसार को, ये उसी का पुत्र है। ठीक है। किसको? महाकौशला का पुत्र है ये। 483 बीसी में इसने पहली बौद्ध संगति करवाई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और जिसकी राजधानी थी वो कौन थी? अजातशत्रु की। तो ये भी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। अजातशत्रु की कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है। इसके बाद काशी के लिए प्रसेनजीत के संघर्ष हुआ एवं विजय हुआ और वजीरा से विवाह हुआ। प्रसेनजीत कौन था? तो महाकौशला का भाई था। अभी ऊपर बताया कि महाकौशला भाई था किसका? प्रसेनजीत भाई था किसका? महाकौशला का। इसने क्या किया? अपने मामा की लड़की से ही शादी कर ली। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने शादी क्यों कर ली? काशी के लिए। जब बिम्बिसार मर गया तो प्रसेनजीत ने क्या किया? काशी को हथिया लिया, अपने अंदर कर लिया। लेकिन ये बात अजातशत्रु को पसंद नहीं आई। उसने क्या किया? काशी पर हमला किया और उसमें अपनी विजय प्राप्त की। फिर अपने मामा की लड़की से शादी की और काशी को भी अपने बस में कर लिया। बस में नहीं, सॉरी, अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसके बाद वज्जी और मल्ल कौन थे? आपको हमने बताया था जब महाजनपद पढ़ाया था। तो वज्जी और मल्ल दो ऐसे महाजनपद थे जो स्वतंत्र थे, रिपब्लिक थी। ठीक है, स्वतंत्र थे। और बाकी 14 जो थे वो क्या थे? वो गणतंत्र थे। 16 महाजनपद में 14 महाजनपद गणतंत्र थे और 2 स्वतंत्र थे। ठीक है, ये वही वज्जी और मल्ल है। फिर इसने इसको जीता क्योंकि ये स्वतंत्र थे, इस वजह से इसको जीत लिया। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी क्यों था? क्योंकि जैन धर्म का अनुयायी जो था वो अजातशत्रु इसलिए बन गया क्योंकि इसका जो पिता था बिम्बिसार, वो भी जैन धर्म का अनुयायी हो गया था हेलेना के कहने पर। तो ये भी जैन धर्म का अनुयायी बना। महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है, किसकी? महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं, और महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म इनसे ही प्रचलित है, महात्मा बुद्ध से ही, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं हम सभी लोग। इनकी मृत्यु इन्हीं के शासन काल में हुई। किसके?
अजातशत्रु के कार्यकाल में। अजातशत्रु ने किसको मारा था? अपने पिता बिंबिसार को मारा था। और अजातशत्रु का पुत्र कौन होगा? उदयन। उदयन मार देगा इसको, अजातशत्रु को। ठीक है। 32 वर्ष तक शासन किया किसने? अजातशत्रु ने। इसके बाद इसका पुत्र जो उदयन था, इसने 16 वर्ष तक राज्य किया। उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी। इसको द्वितीय पितृहंता बोला गया। क्या बोला गया? द्वितीय पितृहंता बोला गया। पहला पितृहंता किसको बोला गया? तो इसके पिता अजातशत्रु को बोला गया, जिसने 32 वर्ष तक शासन किया, 492 से 460 तक। 460 से 444 बीसी तक इसका शासनकाल रहा है उदयन का। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की इसी ने। किसकी? उदयन ने। किसकी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ठीक है। किसके किनारे की? गंगा, गंडक व सोन नदी पर इसकी स्थापना की। किसकी? पाटलिपुत्र की। और कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है किसको? पाटलिपुत्र को, जो आज की डेट में पटना के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है। जो किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है पटना, उसको। पूछा जाता है कि कुसुमपुरा किसका पुराना नाम है? तो पटना का पुराना नाम है, पाटलिपुत्र का पुराना नाम है। उदयन के 3 पुत्र हुए, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। नागदशक जो है वो हर्यक वंश का अंतिम शासक रहा, जिसकी हत्या उसी के मंत्री शिशुनाग द्वारा कर दी गई। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन रहा? तो नागदशक रहा, जिसकी हत्या उसी के मंत्री शिशुनाग द्वारा कर दी गई। ठीक है। इसके बाद में शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। किसके द्वारा? तो शिशुनाग के द्वारा ही शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश का जो कार्यकाल रहा है वो 412 से 344 बीसी तक रहा है। यहाँ बीसी लिख लेंगे दोनों साइड। ठीक है। 412 बीसी से 344 बीसी। बीसी हमेशा उल्टा चलता है। 68 वर्ष तक जो इनका कार्यकाल है शिशुनाग वंश का, वो रहा है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। राजधानी अपनी क्या बनाई? तो वैशाली बनाई। क्या बनाई? वैशाली बनाई। किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने क्या किया? अवंती को जीता। किसको जीता? तो अवंती को जीता और प्रद्योत को पराजित किया। किसको पराजित किया? तो प्रद्योत को पराजित कर दिया। आप बताएंगे अवंती की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो अवंती की जो राजधानी रही है वो उज्जैन और माहिष्मती रही है। कौन सी रही है? उज्जैन और माहिष्मती, ये दोनों, ये नॉर्थ की रही है उज्जैन और ये साउथ की रही है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी? शिशुनाग ने अवंती को जीता, प्रद्योत को पराजित किया। इसके बाद में शिशुनाग के बाद में काला अशोक आता है, जिसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। द्वितीय बौद्ध संगति कब से कब तक हुई? तो 383 ईस्वी में हुई। पहली कब हुई? तो पहली जो बौद्ध संगति हुई वो किसके का शासनकाल में हुई थी? तो हमने अभी आपको बताया वो जो शासनकाल था किसका था? तो अजातशत्रु का जो शासनकाल था उसमें हुई। कब? 485 में। ठीक है। फिर 383 में हुई किसकी? दूसरी जो बौद्ध संगति है, 483 में। और दूसरी जो बौद्ध संगति है वो 383 में हुई। पहली बौद्ध संगति 483 में किसके शासनकाल में?
तो अजातशत्रु के शासनकाल में, और दूसरी जो बौद्ध संगति हुई वो कालाशोक के शासनकाल में हुई। हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ए के। ठीक है, बताया था हमने RVPK। क्या बताया था? RVPK। ये क्या था? ये राजगृह थी, इसकी जो राजधानी है। ये वैशाली थी, किसकी? कनिष्क की। पाटलिपुत्र थी, किसकी? अजातशत्रु की। और कालाशोक की क्या थी? ये आप बताएंगे। ठीक है, हमने आपको सभी बताई थी। चौथी जो बौद्ध संगति है वो प्रथम शताब्दी में शुरू हुई। पहली जो बौद्ध संगति है वो 483 में, दूसरी 383 में, तीसरी बौद्ध संगति तब पढ़ेंगे, अभी इसी में आगे आएगी। ठीक है, इसके बाद कालाशोक को पुनः पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाई इसने। तो कालाशोक की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, जस्ट अभी बताया। इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन अंतिम था। नंदीवर्धन जो है वो अंतिम शासक हुआ किसका? शिशुनाग वंश का। किसका? शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग थे। उसके बाद में कौन आया? शिशुनाग के बाद में कालाशोक आया। कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिसमें से नंदीवर्धन जो था वो अंतिम शासक हुआ। किसका? शिशुनाग वंश का। कालाशोक की जो राजधानी रही है वो पाटलिपुत्र रही है। RVPK एक करके हमने आपको याद कराया। 483, 383, तीसरी वाली आपको बतानी है, पहली वाली अब फिर से आपको बतानी है। एक बार कोशिश करना याद करने की। नंदीवर्धन की हत्या किसने की? तो महापद्मनानंद ने की, जो कि किसका? कालाशोक का 10वां पुत्र था। किसने? महापद्मनंद ने इसकी जो छुरा घोंप दिया था। क्या घोंप दिया था? छुरा, चाकू मारकर उसकी हत्या महापद्मनानंद ने कर दी थी। महापद्मनानंद ने एक नए वंश की स्थापना की। वहां क्या किया था? शिशुनाग ने किसको मार दिया था? उदयन को मार दिया था। ठीक है, किसको? उदयन को। उदयन ने किसको मारा था? अपने पिता अजातशत्रु को मारा था। अजातशत्रु को किसने मारा था? तो जो बिंबिसार है उसको मार दिया था। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से जो वंश है उसकी शुरुआत हुई। सॉरी, उदयन का एक पुत्र था नागदशक, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? शिशुनाग ने कर दी थी। ठीक है, वो जल्दी में थोड़ा सा भूल गया। इसके बाद में नंदवंश की स्थापना होती है। किसकी? नंदवंश की स्थापना होती है। तो नंदवंश की स्थापना कब से कब तक हुई? तो 344 से 323 BC नंदवंश की जो स्थापना है वो होती है। संस्थापक कौन थे? तो नंदवंशी थे। कौन थे? तो महापद्मनानंद जो हैं, जिनके अन्य नाम हैं उग्रसेन, एकाराट, सर्वक्षंताक और परशुराम का दूसरा अवतार इनको कहा जाता है। किसको? महापद्मनानंद को। इन्होंने नंदवंश की स्थापना की। इनके समकालीन पाडनी थे। कौन थे? पाडनी। पाडनी की एक बहुत फेमस पुस्तक है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। घनानंद कौन है? इसे अगमीज नाम से भी जाना जाता है। घनानंद, जिसने किसकी हत्या कर दी थी? चाकू घोंप करके हत्या कर दी थी 10वें पुत्र की। कौन सा था वो 10वां पुत्र? तो नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन था। ठीक है, घनानंद, इसको अग्रमीज नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर का आक्रमण जो हुआ था 326 BC में, वो इसी के शासनकाल में हुआ। किसके? सिकंदर का जो पहला आक्रमण है 326 BC में, वो घनानंद के कार्यकाल में ही हुआ। इसको बरोची विद्वान और
कात्यायन विद्वान भी कहते हैं। पाणिनि की पुस्तक हमने क्या बताई, सभी को पता होगी, अष्टाध्यायी है। कात्यायन किसने लिखी, तो वर्तिका ने लिखी। पतंजलि किसने लिखी, तो सॉरी महाभाष्य के लेखक कौन है, तो पतंजलि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। और वर्तिका के लेखक कौन है, तो कात्यायन है। इसके बाद बात करें, बात आती है किसकी, सिकंदर और मौर्य वंश की। तो भारत में जो सर्वप्रथम आए वो आए ईरानी। कौन आए, ईरानी। ईरानी के बाद आए कौन, यूनानी। यूनानी के बाद आए हिंदी यूनानी। उसके बाद शक, पहलव और कुषाण। सर्वप्रथम पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले कौन आए, तो ईरानी आए। ईरानी के बाद में यूनानी आए। यूनानी के बाद में हिंद यूनानी आए। हिंद यूनानी के बाद शक, पल्लव, कुषाण। ठीक है। भारत पर जो विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसका हुआ, तो ईरानियों ने किया। किसने किया, ईरानियों ने किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला जो शासक था वो कौन था, तो डेरियस फर्स्ट था। कौन था, डेरियस फर्स्ट था। जो किस वंश से संबंधित है, तो हकमनी साम्राज्य से संबंधित है। इसने किस वंश की स्थापना की, तो हकामनी साम्राज्य की स्थापना की डेरियस फर्स्ट ने। क्या किया सबसे पहले, इसने गांधार और कंबोज को जीता। किसको, गांधार और कंबोज को जीता। गांधार की जो राजधानी है और कंबोज है, कौन, गांधार और कंबोज। गांधार की राजधानी जो तक्षशिला है, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। हमने आपको बताया था दो ऐसे कौन से महाजनपद हैं जो भारत की बाहरी सीमा में हैं, तो वो गांधार और कंबोज ही थे। ठीक है। मल्ल और वज्जी दो स्वतंत्र थे, गांधार और कंबोज बाहर थे। गांधार की राजधानी क्या है, तो तक्षशिला है। कंबोज की राजधानी जो है वो हाटक है। कौन सी, हाटक। सिकंदर के साथ महिलाओं ने जो युद्ध लड़ा वो कंबोज में ही लड़ा गया। सिकंदर के साथ में महिलाओं के साथ सिकंदर का जो युद्ध हुआ वो कंबोज में हुआ। कहाँ पर हुआ, कंबोज में। हकामनी साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो साइरस सेकंड हैं। और जो हकामनी साम्राज्य से संबंधित कौन था, तो डेरियस फर्स्ट था। कौन था, डेरियस फर्स्ट था। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, वो हैं साइरस सेकंड। ईरानियों के बाद यूनानी, सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर कौन था, तो एक यूनानी था। इसने क्या किया, सर्वप्रथम डेरियस थर्ड और सिकंदर के बीच में एक युद्ध हुआ 331 बीसी में, जिसको हम लोग गोगामाला और उरुवेला का युद्ध कहते हैं। पूछा जाता है गोगामाला का युद्ध कब हुआ था, तो 331 बीसी में हुआ था। कब हुआ था, 331 बीसी में हुआ था। ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि महिलाओं के साथ सिकंदर का युद्ध जो है वो कहाँ हुआ था, तो कंबोज में हुआ था। और कंबोज की जो राजधानी थी वो क्या थी, हाटक। ठीक है। इसके बाद में गोगामाला का युद्ध हुआ सिकंदर और डेरियस के बीच में, डेरियस थर्ड के बीच में। डेरियस फर्स्ट आया था सबसे पहले, जो यूनानी था वो भारत में उसने आक्रमण किया, जो हकामनी साम्राज्य से संबंधित है। गोगामाला युद्ध को ही हम लोग उरुवेरा का युद्ध कहते हैं। अब बात आती है किसकी, सिकंदर कौन था, कहाँ से आया था। अभी हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि सिकंदर के साथ जीता। सिकंदर कौन था, सिकंदर भी तो कोई होगा ना। और हकामनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो साइरस सेकंड ने की थी। सिकंदर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसको हम मान सिकंदर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन महान सम्राट कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य कहते हैं,
उसको जरूर बोलेंगे। ठीक है, तो महान चाणक्य बोलेंगे और सिकंदर को सिकंदर बोलेंगे, महान सिकंदर कोई नहीं बोलेगा। सिकंदर आया कहाँ से था? तो ये मकदूनिया से आया था, जो मैसेडोनिया का शासक था। सिकंदर कहाँ शासन करता था? तो मैसेडोनिया में शासन करता था। इसके पिता का नाम था फिलिप। जिसके सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। माता का नाम था ओलंपिया। ये ओलंपिक वाला ओलंपिया नहीं है, ये इनकी माता का नाम है। उपनाम क्या था? तो अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा, सिर्फ अलेक्जेंडर बोलेगा। चाणक्य द ग्रेट जरूर बोलेंगे सभी लोग। ये भारत कब आता है? तो ये 326 में भारत आया और 325 में ये यहां से वापस चला गया। लेकिन जब ये वापस गया तो इसने अपने साम्राज्य को सभी में बांट दिया। कब किसको बांटा? पढ़ेंगे नीचे। तक्षशिला जो है वो किन दो नदियों के बीच में है? तक्षशिला किसकी राजधानी बताई हमने? कम्बोज की बताई। सिकंदर ने कम्बोज और गांधार दोनों को जीता, जो भारत के बाहरी क्षेत्र में स्थित है प्रेजेंट टाइम में, जिसकी राजधानी हमने कम्बोज की हाटक और गांधार की तक्षशिला बताई। ये वही तक्षशिला है जो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। तक्षशिला है कहां पर? तो पाकिस्तान में है प्रेजेंट टाइम में। शासक कौन है? तो आम्बीक है। किसके? कम्बोज के। किसके? कम्बोज के। ठीक है। पोरस, तो झेलम और चिनाव के मध्य जो है वो पोरस एक स्थान है वहां की। ठीक है। सिकंदर का भारतीय शासकों से युद्ध, सबसे पहले आपको पता है कि झेलम का युद्ध, जिसको हम बितास्ता एवं हार्डे स्पीच का युद्ध कहते हैं, जो राजापुर और सिकंदर के बीच में हुआ, पंजाब के क्षेत्र में 325 बीसी में हुआ। सिकंदर का सर्वप्रथम युद्ध जो अच्छी तरीके से हुआ वो राजापुरु और सिकंदर के बीच में हुआ। बाकी आपके पहले तो हो चुके थे, पहले बाहरी क्षेत्र में हुए थे भारत के। ठीक है, जिसने उसने गांधार और कम्बोज को जीता था। लेकिन भारतीय जो सीमा में हुआ वो हुआ राजापुरु, जो कि पंजाब के क्षेत्र में है। पंजाब के जो राजा हैं राजापुरु। झेलम और चिनाव के मध्य इनका जो युद्ध है वो हुआ। हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं, झेलम वितास्ता का युद्ध कहते हैं, 325 बीसी में हुआ। सिकंदर की पत्नी का नाम था रोक्षोना। क्या था? रोक्षोना। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम व्यास नदी का जो पानी है वो व्यास नदी काफ़ी बड़ी हुई थी उस टाइम पे, और सिकंदर की जो सेना है वो रास्ते में चलते चलते काफ़ी थक चुकी थी। लेकिन राजापुरु की भी जो सेना है वो भी काफ़ी सेना थी, लेकिन नदी चढ़ी होने के कारण दलदली क्षेत्र वहाँ पे इतना हो गया था जिससे उनकी जो सेना है वो उनसे युद्ध ना कर सकी। ठीक है, तो राजापुरु जो है वो हार जाते हैं और सिकंदर जो है वो जीत जाता है। सिकंदर का जो गुरु था वो था अरस्तु। अरस्तु के जो गुरु थे वो तो प्लेटो, और प्लेटो किसके गुरु थे? तो वो सुकरात के थे। सुकरात के गुरु प्लूटो, प्लूटो का गुरु अरस्तु, और अरस्तु किसके गुरु हैं? तो सिकंदर के। ठीक है। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी, पॉलिटिक्स बुक। प्लूटो ने एक पुस्तक लिखी जिसको रिपब्लिक बुक बोलते, और सुकरात ने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी। एक चैप्टर भी है हाई स्कूल में, अरस्तु प्लूटो सुकरात, जिसमें सुकरात को जहर देकर मार दिया जाता है। ठीक है, एक चैप्टर है छोटा सा, हाई स्कूल में है शायद। अब बात करते हैं किसकी? सिकंदर के साथ भारत में व्यक्ति कौन कौन आए थे। तो एक तो सेल्यूकस निकेटर आया था, निरियाकस आया था, फिलिप आया था, और एनासिक्रिएटस आया था, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा जानने की जरूरत है सेल्यूकस निकेटर को। ये कौन था? ये था थल सेनापति। कौन था?
थल सेनापति था। अरिस्टोबुटेलस जो कि एक इतिहासकार था, जो इतिहास लिखता था सिकंदर के बारे में। जितने भी इतिहासकार रहे हैं ज़्यादातर उन्होंने किसी भी साम्राज्य को बुरा नहीं बताया है, सभी को अच्छा ही बताया। सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक जो थी वो इलियड थी। क्या थी? इलियड थी, जिसमें लिखा था कि कभी हार नहीं मानना है। ठीक है, ये उसको अक्सर पढ़ा करता था। घोड़े का नाम था बहु केफला। क्या नाम था? बहु केफला। इसने दो नगर बसाए, एक का नाम बहु केफला रखा और दूसरे का नाम निकिया नगर रखा। सिकंदर की मृत्यु जो है वो 323 में वापस जाते टाइम बेबीलोना इराक में हो गई। ये भारत कब आया? तो 325 में भारत आया। और वापस कब गया? तो 323 में वापस गया। इसके बाद आती है बात किसकी? मौर्य साम्राज्य की। किसकी? मौर्य साम्राज्य की। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र रही है। प्रधानमंत्री इनके चाणक्य रहे हैं। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का महान सम्राट बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के ही इनके चाणक्य जो अन्य नाम है वो विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का जो मैकियावेली है। मैकियावेली की एक पुस्तक है द प्रिंस। कौन सी? द प्रिंस। ठीक है, मैकियावेली किसको कहा जाता है? भारत का मैकियावेली तो चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य की जो पुस्तक है वो कौन है? वो है अर्थशास्त्र, जो किससे? राजनीति से संबंधित है। राजनीति से संबंधित है मतलब जिसमें राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य में किस तरीके का शासन होना चाहिए, जितने पद आते हैं उन पद के कार्य क्या है, उन सभी के बारे में अर्थशास्त्र में लिखा है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसके बारे में बौद्ध जैन कहते हैं कि ये क्षत्रिय था। कौन था? क्षत्रिय था। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि ये नहीं, ये शूद्र था। तो इनका सत्य प्रमाण अभी तक नहीं मिला कि इनके माता पिता कौन है चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, और ये हैं कौन? तो इसके बारे में कहीं भी प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक नहीं लिखे हैं। शासनकाल की बात करें तो 322 से 298 बीसी तक इनका कार्यकाल रहा है। इनकी पत्नी थी एक दुर्धरा हुई हैं, जिनके पुत्र आगे चलकर शासन की गद्दी संभालेंगे। किसके? जो भी पुत्र होगा वो दुर्धरा का होगा, जो आगे शासन संभालेंगे। उपनाम क्या कहा जाता है? तो लेब्राडोर ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुक्तिदाता। एंड्रोकोड और सेंड्रोकोड किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है। एंड्रोकोड और सेंड्रोकोड किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है। सेंड्रोकोड जस्टिन ने कहा और एपियन व प्लूटार्क ने एंड्रोकोड कहा। सेंड्रोकोड जस्टिन ने कहा। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का। सेल्यूकेटस निकेटर कौन था? अभी आपको ऊपर बताया, जो थल सेना अध्यक्ष था उसको। ठीक है, इस युद्ध को हारने के बाद इसकी एक बेटी थी हेलेना, जिसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी जाती है। लेकिन चाणक्य एक वादा लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से कि हेलेना का जो पुत्र होगा वो राजगद्दी नहीं संभालेगा, राजगद्दी संभालेगा दुर्धरा का जो पुत्र है वो। अभी हमने आपको बताया कि दुर्धरा का पुत्र ही आगे चलकर वंश को बढ़ाता है। जब निकेटर के साथ में युद्ध हुआ, हार जाता है, तो हेलेना की शादी कर दी जाती है और दहेज में क्या मिलता है? 4 प्रांत मिलते हैं, जिसको काबुल, कांधार, मकरान और हेरात दे दिए जाते हैं। ठीक है, दहेज की प्रथा शुरुआत हो चुकी है यहाँ से।
साथ ही में निकेटर ने अपना एक दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था, जिसकी पुस्तक है इंडिका, जिसने पाटलिपुत्र का प्रशासन लिखा हुआ है। इंडिका पुस्तक में क्या लिखा है, तो पाटलिपुत्र का जो पूरा प्रशासन है वो लिखा है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है। क्या कहा है? पॉलीब्रोथा कहा है। किसने? मेगास्थनीज ने। इसमें दो अधिकारियों का वर्णन मिलता है, एग्रोनोमोई और एरिस्ट्रोनोमोई। एग्रोनोमोई का मतलब क्या है? कृषि। एरिस्ट्रोनोमोई का मतलब क्या है? जो सड़क का जो व्यापार करते हैं, ठीक है, उनका। पाटलिपुत्र में 7 जातियां थीं। कितनी जातियां थीं? तो 7 जातियां थीं। जूनागढ़ अभिलेख जो है, जिसमें सुदर्शन झील का जिक्र मिलता है, जो कहाँ पर स्थित है? सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। इसको किसने जारी करवाया था? तो रुद्रदामन ने जारी करवाया था। किसको? जूनागढ़ अभिलेख को। जो सुदर्शन झील है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के एक गवर्नर हुए हैं, पुष्यगुप्त। इसने इसका जो निर्माण है वो करवाया था सुदर्शन झील का, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। संस्कृत में जारी पहला जो उपदेश है, संस्कृत में जारी जो पहला उपदेश है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही है। अभिलेख जो है वो जूनागढ़ अभिलेख है। संस्कृत में पहला जारी अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म के अनुयायी चले आ रहे हैं अभी, जैन धर्म, ठीक है। इसने जैन धर्म की दीक्षा कहाँ से ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। इसके बाद ये सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ पर चला जाता है। वहाँ चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर यह संलेखना व्रत द्वारा अपने पैर त्याग देता है। संलेखना व्रत का मतलब है कि कुछ ना खाना पीना, सिर्फ ऐसे ही पड़े रहना, और धीरे धीरे इनकी जो मृत्यु है वो हो जाना भूख से, प्यास से, ठीक है, इसके द्वारा। इसके बाद में जो शासनकाल आता है वो आता है बिंदुसार का। किसका? बिंदुसार का। तो बिंदुसार का जो शासनकाल है, चाणक्य का क्या हुआ आपको बता दें। तो बिंदुसार के कानों में एक बात डाली गई कि तुम्हारी जो माँ है, माँ की मृत्यु जो है वो विष्णुगुप्त के द्वारा ही कर दी गई। तो बिंदुसार ने उसको राज्य से निकलवा दिया। लेकिन बाद में उन्हें जब सत्य पता चला तो उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, या फिर ना ही कोई लिखित ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे ये पता चले कि चाणक्य, जिसको हम विष्णुगुप्त कहते हैं, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान सम्राट बनाया, वो कहाँ चला गया। इसी के साथ में चाणक्य की जो बात है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है बिंदुसार के शासनकाल में। इसका जो नाम है वो अमित्रघात, वारिशार, भद्रछार, सिंहसेन और अमित्र कोटिज है। मंत्री था इसका सुबुधु। इसी सुबुधु ने उसके कान में भर दिए थे, जिससे जो चाणक्य हैं वो राज्य छोड़कर चले गए। इसको जो राजदूत है, राजदूत का मतलब है इसके शासनकाल में 2 लोग आए। बिंदुसार के शासनकाल में 2 लोग आए, एक थे डायनोसियस और दूसरे थे डायमेकस। डायमेकस सीरिया से आए थे और डायनोसियस मिस्र से आए थे। डायमेकस को एंटियोकस ने भेजा था और डायनोसियस को टॉलमी सेकंड ने भेजा था बिंदुसार के शासनकाल में। डायमेकस ने क्या क्या भेज दिया था? मीठी अंजीर भेज दिए थे, और सूखे अंजीर और मीठी मदिरा भेज दिए थे, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था, ठीक है। 3 चीजें मांगी गई थी बिंदुसार के द्वारा, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। एक दार्शनिक मांगा था जो कि एंटियोकस के द्वारा
उन्होंने मीठी अंजीर भी भेज दी डायमेकस ने, सॉरी एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा कि मीठी अंजीर और सूखे अंजीर सॉरी मीठी मदिरा और सूखे अंजीर ले जाइए, लेकिन दार्शनिक को भेजने से मना कर दिया था। और यहाँ डायनोसियस आया जिसको टॉलमी सेकंड ने भेजा था मिस्र से। इसके समय में तक्षशिला में अशांति थी, सॉरी अवंती कहाँ पहुँच गए, जिसका दमन करने के लिए इन्होंने अपने पुत्र सुसीम को भेजा। तक्षशिला किसकी राजधानी थी? तो अवंती की, सॉरी गांधार की जो राजधानी थी वो अवंती थी, सॉरी तक्षशिला थी, सॉरी गांधार की जो है वो तक्षशिला राजधानी थी। और यहाँ पे एक विद्रोह चल रहा था, अशांति थी, ठीक है। तो जो बिंदुसार का जो पुत्र था सुसीम, इसको इसने यहाँ पे भेजा। बिंदुसार के दो पुत्र थे, एक का नाम था सुसीम और दूसरे का नाम था अशोक। इसके समय में भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे, फिर चाणक्य कुछ से नाराज होकर चले गए। राधागुप्त जो थे वो चाणक्य के पोते थे। सम्राट अशोक का जो कार्यकाल है वो यहाँ से शुरू होता है। इनका जन्म 304 बीसी में हुआ था। इनकी माता थी जो सुभद्रांगी थी। अशोक का जो नाम है वो प्रियदर्शी मिलता है। इसके टाइम में जो अभिलेख हुए हैं वो कौन कौन से हैं? तो मास की जो अभिलेख है वो कर्नाटक में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, नेट्टूर कर्नाटक में है, उदय गोलान कहाँ पर है? कर्नाटक में। भब्रू अभिलेख क्या है? भब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किसका? भब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अभी मगध साम्राज्य ही चल रहा है जिसमें 4 वंश आते हैं, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। ये अपना मौर्य वंश चल रहा है, ठीक है। जो अशोक हैं इन्होंने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। किसमें? भब्रू अभिलेख में। किसमें? भब्रू अभिलेख में। अभिलेखों को खोजा किसने था? तो टी फेलेथर ने सर्वप्रथम 1785 ईस्वी में खोजा था। लेकिन पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप ने इसको 1837 में पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। अगर पूछा जाए कब पढ़ा था तो 1873 में पढ़ा गया था। लेकिन खोजा कब गया था? तो टी फेलेथर ने 1785 में इसको खोजा था। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो ब्राह्मणी लिपि थी और पाकिस्तान में जो है वो खरोष्टी। भारत में जो अभिलेख थे उनकी ब्राह्मणी लिपि थी, पाकिस्तान में जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि थी और अफगानिस्तान में जो थे वो उसकी क्या थी? अरमाइकल लिपि थी। इनके 3 जगह अभिलेख मिलते हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो भारत में जितने भी अभिलेख मिले उनकी ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी पाकिस्तान की, और अफगानिस्तान की थी अरमाइका लिपि। एशिया जो माइनर है, ग्रीक लिपि, एशिया में जो था उसकी ग्रीक लिपि थी। इनका एक युद्ध होता है अशोक का जिसको हम लोग कलिंग का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 261 बीसी में हुआ। इसमें बहुत से लोगों की हत्या हो गई जिससे इनका हृदय परिवर्तन है वो हो गया। हृदय परिवर्तन होने के बाद में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। किसको? जैन धर्म को इन्होंने अपना लिया। सॉरी, जैन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था इन्होंने। जैन धर्म के तो सभी चल ही आ रहे थे, इन्होंने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। इसके बाद में
कलिंग की जो राजधानी रही है वो रही है तोसली, उत्तरी की रही है, और जोगढ़ जो है वो दक्षिणी की रही है। एक राजा हुए हैं पद्मनाभ। पद्मनाभ नदी जो है दया नदी के किनारे। अशोक की नीति क्या रही है? तो भेरी घोष की नीति, जिसे युद्ध नीति कहते हैं। अशोक की पूछते हैं कि युद्ध नीति कौन थी? तो भेरी घोष की नीति थी। कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म घोष नीति अपनाई, जिसे शांति की नीति कहा जाता है। इसकी युद्ध नीति पूछा जाता है कि भेरी घोष नीति थी। इसने कौन सा धर्म अपना लिया है कलिंग युद्ध के बाद में? तो बौद्ध धर्म था। पहले ये जैन धर्म का अनुयायी था, उसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। धम्म घोष क्या है? धम्म घोष है शांति की नीति, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? शांति की नीति। अशोक गद्दी पर बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। क्वेश्चन पूछते हैं कि गद्दी पे बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो कहाँ का था? अवंती का था। इस युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निग्रोध से ली व शिक्षा उपगुप्त से ली। इसने जो प्रेरणा है वो निग्रोध से ली बौद्ध धर्म को अपनाने की, और जो शिक्षा है बौद्ध धर्म की वो उपगुप्त से ली। अशोक की पत्नी का नाम देवी था, जिसे संघमित्रा, चारुमती और महेंद्र के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक जो प्रभाव है वो करुवाकी जो कि पुत्र था, और पद्मावती का पुत्र कुणाल जो कि उत्तराधिकारी बना बाद में किसका? मौर्य साम्राज्य का। बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक ने श्रीलंका भेजा। किसको? महेंद्र संघमित्रा को भेजा। किसको? महेंद्र संघमित्रा को भेजा। तक्षशिला को किसको बनाया? तक्षशिला की राजधानी मच्छकांतिक को। हिमालयी क्षेत्र है जो मध्यम को। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने करवाया। अशोक के शिलालेख कितने हैं? तो 14 शिलालेख हैं। 7 स्तंभ लेख हैं, 3 गुहा लेख हैं। अशोक के 14 शिलालेख, जिसमें से पहले जो शिलालेख है उसमें पशुपति की निंदा मिलती है, अहिंसा मिलती है, समस्त प्रजा हमारी संतान है, ये लिखा हुआ मिलता है। दूसरे में क्या मिलता है? पशु चिकित्सा के बारे में, दक्षिण राज्यों का उल्लेख। दक्षिण राज्य कौन कौन से? चेर चोल पांड्य और सतीपुत्र और केरल पुत्र। इसके बाद जो अधिकार है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चौथा, पांचवा में धम्म महामात्र मिलता है। छठवें अभिलेख में आत्मनियंत्रण मिलता है। इसके बाद 7वें में धार्मिक समन्वय मिलता है। 8वां इंपॉर्टेंट है धम्म यात्रा के बारे में। बोधगया की यात्रा 10वें वर्ष की इन्होंने 259 BC में, और 249 BC में लुम्बिनी ये गए 20वें वर्ष। कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ, जिसके बाद इन्होंने अपना जो धर्म है बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद जो अभिलेख हैं वो कहाँ कौन से हैं हम पढ़ेंगे।